प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपके चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए होंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शंस नहीं देंगे काम शुरू नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स डिस्कस व्हाट इज डायरेक्टिंग, क्या होता है डायरेक्टिंग, क्या क्या चीजें इसके अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो डायरेक्टिंग का कंसेप्ट है वो हमें देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने प्लानिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, ड्यूटीज वगैरह असाइन कर दी, रिलेशनशिप्स को क्लियर कर दिया, आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिया, आपने स्टाफिंग भी कर लिया, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, सारी चीजें अब आप कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, काम को इनिशिएट करना है, काम को शुरू करना है। तो काम को शुरू करने के लिए जो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो है डायरेक्टिंग। तो हम देखते हैं डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टिंग मींस गिविंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन स्टार्ट द वर्क। अब ये जो डायरेक्टिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये एक थोड़ी पुरानी डेफिनेशन है। आजकल डायरेक्टिंग में बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं। आज की जो डायरेक्टिंग है वो सिर्फ ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस तक लिमिटेड नहीं है। आप यहाँ इंप्लॉयज को मोटिवेट करते हो, यहाँ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को फॉलो करते हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हो। तो आज की जो डायरेक्टिंग है दैट इज क्वाइट वाइडर। तो डायरेक्टिंग मींस गिविंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, पीपल्स को गाइड करना, एम्प्लॉयज को गाइड करना, उनको हम मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, काउंसलिंग करना, ठीक है, और उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करना। तो ये सारी चीजें आपकी डायरेक्टिंग में कवर होंगी। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो ये बात आप सब जानते हैं। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे, आपको ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, तो आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे। तो डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन स्टार्ट द वर्क, एंड व्हेन यू स्टार्ट द वर्क इज इनिशिएटिंग द एक्शन। Second is directing takes place at every level of management. जो डायरेक्टिंग होती है वो एवरी लेवल पे होती है, चाहे आप टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, आप एज अ वर्कर हो, एट वॉट एवर लेवल यू आर, यू हैव टू डू द डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इज एट एवरी लेवल। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या एक ही दिन डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है या रेगुलर पड़ती है? ऑब्वियसली रेगुलर पड़ती है। तो डायरेक्टिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है students? Directing is a continuous process throughout the life of the organization. You have to do this function, so we can say directing is a continuous process. Now, from where does directing flows? Directions कौन देगा? जूनियर सीनियर को देगा या सीनियर जूनियर को देगा? तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। जो डायरेक्शंस दी जाएंगी वो जो सीनियर है वो जूनियर को देगा। तो जो डायरेक्टिंग है वो कहां से कहां फ्लो होती है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, तो आप बोलेंगे क्या फिर बॉटम कुछ नहीं बता पाएगा? यस, बॉटम कैन गिव द प्रॉब्लम्स, बॉटम कैन एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, द ग्रीवेंसेस, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल टू इंश्योर कि बॉटम की जो प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है, वो सॉर्ट आउट हो गई हो। तो बट हम डायरेक्टिंग की जब डिस्कशन करेंगे तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप जो लेवल पे होगा, सुपीरियर जो होगा, वही जो जूनियर्स होंगे उनको ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करेगा। देयर विल गो। अब हम आगे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो देखिए आपकी ना ऑलमोस्ट हर फंक्शन की इंपॉर्टेंस लगभग सिमिलर ही है। एक दो डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी आप अगर कुछ सिमिलर तीन चार, जैसे गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस है जो आप हर जगह याद रख सकते हो, और आपको अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो यू कैन अप्लाई। तो देखिए, इसको इंपॉर्टेंस को स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट से वन थिंग। डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे हमारा ये दिल होता है, जो हमारा दिल धड़कता है, जिसकी वजह से हम फंक्शंस कर पाते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजमेंट को अगर फंक्शन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनिशिएट्स द एक्शन। काम को क्या करेगी? ये शुरू करेगी। इनिशिएट द एक्शन। अगर डायरेक्टिंग नहीं होगी तो काम शुरू नहीं होगा। तो इनिशिएटिंग द एक्शन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सेकेंड, इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स या एम्प्लॉयज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग ये इंश्योर करेगा कि सारे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं
वो मिल बांट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करें। तो डायरेक्टिंग ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बैक द एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द एम्प्लॉय। तो सबके जो एफर्ट्स है वो कोऑपरेटिवली सब एम्प्लॉयज के एफर्ट्स कोऑपरेट किए जाएंगे, इसीलिए डायरेक्टिंग आपके ग्रुप एफर्ट्स को क्या करती है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है। फिर डायरेक्टिंग आपके एम्प्लॉयज को गाइड करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि डायरेक्टिंग में ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस डिलीवर किए जाते हैं। तो डायरेक्टिंग के हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर सकते हो। कोई चेंजेस है तो उन चेंजेस को आप इजीली अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचा सकते हो, इजीली अपने एम्प्लॉयज को बता सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, लीडर उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो चेंजेस को भी आप बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट कर पाओगे। और फिर लास्ट डायरेक्टिंग आपकी होगी तो आपका बिजनेस फंक्शन करता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, आपके प्रॉफिट्स कंटिन्यू रहेंगे, आप सरवाइव करोगे और आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी आएगी। तो डायरेक्टिंग अगर नहीं होगा तो काम बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस इनस्टेबल हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूस ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जब भी आपके सबऑर्डिनेट वर्क करेंगे तो ये आपकी स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट है डायरेक्टिंग के? 4 एलिमेंट है। फर्स्ट कौन सा है, याद रखेंगे, फर्स्ट सुपरविजन। फर्स्ट कौन सा है? सुपरविजन। सेकंड है मोटिवेशन, और थर्ड है लीडरशिप। एंड फोर्थ है कम्युनिकेशन। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो हम इसमें सबसे पहला एलिमेंट देखते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज सुपरविजन। तो देखिए सुपरविजन जो टर्म है बच्चों, 2 टर्म से मिलकर बनी है, एक है सुपर और दूसरा है विजन। ठीक है, तो देखिए कोई चीज नीचे है तो उसको ऊपर से ऑब्जर्व करना, ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो चीज कैसे फंक्शन कर रही है, दिस इज नोन एज सुपर प्लस विजन। सुपर मतलब ऊपर से, ओवर एंड अबव, विजन मतलब आर्ट ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट। तो ऊपर से आप जब किसी की भी फंक्शन को कैसे काम कर रहा है उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी यूज टू से कि ये क्या हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है। अब सुपरवाइजर, जो सुपरविजन का फंक्शन होगा वो सुपरवाइजर को परफॉर्म करना है। तो सुपरवाइजर जो है वो सुपरवाइजर इस सुपरविजन के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो सुपरवाइजर के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले सुपरवाइजर के फंक्शंस हैं, जैसे आप, ये जो सुपरवाइजर होगा ये अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेगा कि वो काम करे, उनकी प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करेगा। सुपरवाइजर उनके कुछ प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेस हैं जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज वगैरह बना दी होंगी वो वर्कर्स तक को कम्युनिकेट करेगा। तो पॉलिसी कम्युनिकेशन भी उसका वर्क है। जो वर्कर होंगे वो कैसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं ये भी सुपरवाइजर इंश्योर करेगा। देखिए डायरेक्टिंग चैप्टर में अभी आपको सुपरवाइजर के फंक्शंस नहीं करने, इट गॉट डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट यही सुपरवाइजर के फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में 3rd लेवल के फॉर्म में करने हैं। ठीक है, तो वही है ये, आप चाहे तो इनको 2-3 फंक्शंस को आप रिटेन कर सकते हैं। तो हमने सुपरविजन देखा। सुपरविजन का मतलब होता है इट इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ सम अदर पर्सन। आप किसी एक ऊपर ऊंचे ओहदे पे होके किसी के परफॉर्मेंस को जब आप जज कर रहे हो कि कैसे वो इंडिविजुअल काम कर रहा है और उसको आप बता रहे हो अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो आप उसको सिखा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरविजन। अगला जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज मोटिवेशन। कंसेप्ट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए आप एक वर्ड याद रखेंगे, स्टिमुलेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग। स्टिमुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। तो मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने सबऑर्डिनेट्स को उस तरीके से एक्ट करवा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका सबऑर्डिनेट ये काम करे तो आप उससे वो काम कैसे करवाएंगे? आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते, कॉर्जन डाल के उस पर नहीं करवा सकते। तो आप किस तरीके से, क्या टेक्निक आप यूज करेंगे कि आपका एम्प्लॉय आपके अकॉर्डिंग काम करे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है अपने हिसाब से, जैसे ये चीज है इसको मैं अपने हिसाब से खोल रहा हूं, मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मैं चाह रहा हूं ये मेरे हिसाब से एक्ट कर रही है। तो ऐसे ही मोटिवेशन में जो भी मोटिवेटर होता है वो मोटिवेटर चाहता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसके हिसाब से एक्ट करें। तो वो जिस प्रोसेस को फॉलो करेगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबऑर्डिनेट्स को आप उस तरीके से एक्ट करवाएं जैसे आप चाहते हैं। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस इन विच यू कैन मेक सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन द वे इन विच यू वांट। ऐसे भी आप एग्जाम में अपना
लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन के अंदर एक मोटिव होता है और एक मोटिवेटर होता है, मोटिवेटर होता है और एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। मोटिव मतलब क्या हो गया? मोटिव आप बोल सकते हैं कि एक इनर डिजायर, एक किसी की अंदरूनी इच्छा। जैसे मान लो किसी की अंदरूनी इच्छा है कि उसको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है, तो वो उसका एक मोटिव होगा। वो उसका मोटिव होगा कि उसकी एक इनर डिजायर है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। दैट इज द मोटिव, द इनर डिजायर, जो आपको एक्टिवेट करेगी। आप सुस्त बैठे हुए हैं, आपको लगा यार मैंने तो ये डिसाइड किया था मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, यू विल गेट रिचार्ज क्विकली। तो वो एक इनर डिजायर आपकी क्या कहलाएगी? मोटिव कहलाएगा। इसके बाद जो टेक्निक आप यूज करोगे किसी को मोटिवेट करने में, उस टेक्निक को आप लोग बोलोगे मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब क्या है? कोई टेक्निक। देखो हम लोग छोटी क्लासेस में थे तो कॉम्पिटिशन्स होते थे क्लास में, है ना। कंपटीशन होते थे कि आज कैलीग्राफी कंपटीशन है, स्पीच है, डिबेट है, एक्सटेम्पो है, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे अदर अदर कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो बच्चे उसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लेते थे और बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। तो क्या टेक्निक थी कि वो बच्चे क्यों इतना इतना बेटर परफॉर्म करते थे? क्योंकि उनको पता है एनुअल डे वाले दिन उनको प्राइज मिलेगा। तो वो एनुअल डे वाले दिन जो उनको प्राइज मिलेगा, या मॉर्निंग असेंबली में जो उनको स्टेज पे बुला के एक ऑनर दिया जाएगा, तो वो ऑनर देना उनके लिए मोटिवेटर था, ठीक है। और उस मोटिवेटर की वजह से उनके अंदर इनर डिजायर आ रही थी कि हम लोग बहुत अच्छा इस कंपटीशन में प्रेफर करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सॉरी। इसके बाद ये जो सारा प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हो, इस सारे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? मोटिवेशन। तो आई होप आपको मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन, ये तीनों, मोटिव मतलब डिजायर, अंदरूनी इच्छा, मोटिवेटर एक टेक्निक जिसके थ्रू आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, और मोटिवेशन ये जो पूरा प्रोसेस जिसमें आप किसी और को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी और को स्टिमुलेट कर रहे हो ताकि वो आपके अकॉर्डिंग एक्ट करे, इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? यू विल से इट मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशनल वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी। तो देखिए संदीप महेश्वरी जी का हम एग्जांपल लेंगे, तो संदीप महेश्वरी जी आपको बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स वो आपको देते हैं, तो आपको अंदर से कनेक्ट होता है, आपको अंदर से कनेक्ट होता है, हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो दैट इज मोटिवेशन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। स्टार्ट। तो हमने देख लिया कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिव क्या होता है, मोटिवेटर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द फीचर ऑफ मोटिवेशन। देखिए फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ये आपसे केस स्टडी में पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई कौन सा फीचर मोटिवेशन का यहां यूज हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन आपको अंदर से आएगी, कोई आपको कितना ही मोटिवेट कर ले, लेकिन आपकी जब तक अंदर से आने वाली आवाज आपको नहीं बोलेगी, नहीं पुकारेगी, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। तो किसी कोई बाहर से आपको कितना इन्फ्लुएंस करे, कितना स्टिमुलेट करे, कितने ही संदीप महेश्वरी जी के लेक्चर सुन लो, कितने मोटिवेशनल कोट्स देख लो, लेकिन जब तक अंदर से कनेक्ट नहीं होगा, जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे। मोटिवेशन याद रखेंगे कैसा प्रोसेस है? एक इंटरनल फीलिंग का प्रोसेस है। सेकेंड, मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड। देखिए मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है? एक गोल ओरिएंटेड। अब आपके पास एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप मोटिवेट होते हो। तो मोटिवेशन में आप क्या करते हो? मोटिवेट आप इसीलिए होते हो ताकि उस गोल को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। तो मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। थर्ड, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप किसी को आप रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हो, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। तारीफ कर रहे हो किसी की अच्छी परफॉर्मेंस को आप अप्रेज कर रहे हो, किसी को रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हो, वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप किसी को पनिश कर रहे हो, किसी को आप थ्रेट कर रहे हो, वार्निंग लेटर दे रहे हो, उनकी पोजीशंस, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पोजीशंस को कम कर दिया जाता है अगर आप अच्छे से काम नहीं करते, उसको डीमोशन बोलते हैं। तो डीमोशंस वगैरह आप कर रहे हो आप, तो इन सारी चीजों की वजह से जो मोटिवेशन है, वो जो मोटिवेशन आपका कौन सा होगा? तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी को अगर आप अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हो, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, पे, प्रमोशन, तो पॉजिटिव मोटिवेशन है। किसी को पनिशमेंट, वार्निंग लेटर वगैरह आप दे रहे हो, तो जो वो आपका मोटिवेशन है वो नेगेटिव मोटिवेशन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है फटाफट से। मोटिवेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे कॉम्प्लेक्स है? यहां पे आपको लोगों के बिहेवियर के साथ डील करना है, और आप जानते हैं हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो जब भी आपको ह्यूमन एलिमेंट के साथ डील करना है, दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो मोटिवेशन क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कई बार, बहुत बार मोटिवेट करने के बाद भी लोग मोटिवेट
नहीं होते हैं तो उस केस में मोटिवेशन का एक क्लियर फेलियर होता है। तो मोटिवेशन क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके बाद देखिए मोटिवेशन के लिए एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल का मतलब होता है एक ऑर्डर में। तो मैस्लो ने कुछ नीड्स के बारे में आपको बताया है और वो जो नीड्स हैं वो एक सीक्वेंस में चलेंगी। तो हम उन नीड्स को फटाफट से देखते हैं। मैस्लो जी ने सबसे पहली जो नीड बताई है वो आपकी बताई है, सबसे फर्स्ट नीड है साइकोलॉजिकल नीड। इस साइकोलॉजिकल नीड का मतलब होता है जब आप किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एक हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो जो आपकी बेसिक चीजें होंगी जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है, ये आपकी कौन सी नीड होगी, साइकोलॉजिकल नीड होगी। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो बेसिक सैलरी कैसे वर्क करेगी, एज ए साइकोलॉजिकल नीड। इसके बाद जो नीड है हमारी वो है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। अगली नीड जो है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो पहले साइकोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब आप इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हो तो आपके जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो भी आपने कमाया है उसकी जो सेफ्टी है वो आपके इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है। और जब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहां आपके बुढ़ापे के लिए जो पेंशन प्लान होगा वो पेंशन प्लान आपके लिए क्या होगा, आपकी सेफ्टी। ऐसा जब टाइम आ जाएगा जब आप कमा नहीं सकते तो जब कैसे सस्टेन करेंगे वो अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड है। थर्ड जो नीड है ये ऐसी नीड है जो आजकल बच्चे बहुत पहले पूरी करते हैं, एफिलिएशन नीड और बिलोंगिंग नीड। ठीक है, एफिलिएशन नीड और बिलोंगिंग नीड। इसमें आप जब एक इंडिविजुअल में हो तो आपकी कैसी दोस्ती है, कैसा आपका रिलेशन है, ये सब जो आपका हो जाएगा इंडिविजुअल नीड के हिसाब से एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड हो जाएगा। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपका कॉर्डियल रिलेशन, आपके कलीग्स के साथ आपका कॉर्डियल रिलेशन जो होगा वो आपका एफिलिएशन नीड का पार्ट होगा। उसके बाद जो आपकी नीड है वो है स्टीम्ड नीड। स्टीम नीड का मतलब होता है कि अभी आप एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, अब आपको रिकॉग्नाइजेशन, अटेंशन आपको चाहिए। तो इसके लिए आप जब इंडिविजुअल हो तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो आपकी स्टीम नीड होगी। बोलते हैं ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, स्टीम नीड। ठीक है, और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या स्टेटस है, क्या आपका टाइटल है। जैसे हमने बोल दिया कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया सीए महेश, तो महेश का जो टाइटल सीए है वो उसके लिए कौन सी नीड है, उसकी स्टीम्ड नीड है। तो उसका क्या स्टेटस है, क्या टाइटल है, किससे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, वो उसकी एस्टीम नीड होगी। ये सब पूरी होने के बाद हम लोग लास्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे जो है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कौन सी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को सेल्फ फुलफिलमेंट समझेगा। मतलब जब आप उम्र के 70-75वें पड़ाव पे होते हैं तो आपको लगता है जिंदगी में सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, बच्चे सेट हो गए, सब हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब काम तो हो गया। तो उस स्टेज पे जब आप पहुंचते हो तो आप बोलते हो कि मैं अभी सेल्फ फुलफिल्ड हूं, मतलब मुझे जो जो इस जीवन में हासिल करना था वो मैंने सब हासिल कर लिया, अब मेरी कोई अतिरिक्त इच्छा नहीं है। तो वो आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट है। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो अचीवमेंट ऑफ गोल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना ही एम्बिट मानती है, तो अचीवमेंट ऑफ गोल आपका कौन सी नीड हो जाएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आप इन नीड्स को अच्छे से प्लीज पढ़ लेंगे और इन नीड्स को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है नीड्स को आइडेंटिफिकेशन का, तो आप इनके एग्जांपल्स याद रखेंगे जिसकी वजह से आप इन नीड्स को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दिस मैस्लोज नीड वी हैव डिफरेंट इंसेंटिव्स। हमारे पास कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, अनदर वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। पैसा देके भी आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो और बिना पैसा दिए, बिना फंड्स को दिए भी आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या देंगे, आप पैसा देंगे, ठीक है। और अच्छा, आपको अगर पूछे कौन सा ज्यादा सुटेबल है तो आप याद रखेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा सुटेबल है, एम्प्लॉयज को ज्यादा जल्दी मोटिवेट करता है,
ठीक है, तो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स है वो नीचे की नीड्स को, जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स है उन पे फोकस करता है, और जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो जो ऊपर की नीड्स है, जो मैस्लो जी की ऊपर की नीड है, जैसे आप देखिए स्टीम नीड या एफ्लेशन नीड, इनके ऊपर वो फोकस करेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव का फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे पे एंड अलाउंसेस। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, एक इंसान की सैलरी और उसको क्या क्या अलाउंसेस आप दे रहे हो, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, तो ये उसको मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद बोनस, बोनस का मतलब क्या होता है, सैलरी या वेजेस के ऊपर कुछ पैसा उनको दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा उनको ऑफर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में आप क्या करते हो, अपनी कंपनी का या फर्म के प्रॉफिट्स को किसके साथ बांटते हो, बोलिए जल्दी, इंप्लॉयज के साथ बांटते हो, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद है स्टॉक ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए केस स्टडी में क्लियर कट दिखेगा। स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है जो कंपनी है वो अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को बहुत कम प्राइस पे देती है, याद इतना सा बस याद रखो, कंपनी जब अपने कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को बहुत कम डिस्काउंटेड रेट्स पे देती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शन के थ्रू भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दे सकते हो, रिटायरमेंट के लिए बुढ़ापा पेंशन वगैरह टाइप की, ग्रेचुटी फंड, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, ये सब चीजें देके भी आप उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देके भी मोटिवेट कर सकते हो। और आप उनको पर्क्स, परक्विजिट्स इनको बोलते हैं, या फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। फ्रिंज बेनिफिट कैसे हो गया, जैसे आपने देख लिया कि सैलरी के ऊपर आपने उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा दे दिया, हाउसिंग के लिए कुछ दे दिया, कार अलाउंसेस दे दिया, तो इस तरीके की चीजें देके भी, मतलब अबव द सैलरी आपने कुछ और पैसे वाली चीज, जैसे हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, कार अलाउंस दे दिया, यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया, तो इस तरीके के आप अलाउंसेस, पर्क्स दे सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिससे आप अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आपकी स्टेटस आ जाएगी, आपके एम्प्लॉय की क्या स्टेटस है वो भी उसको मोटिवेट करेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी आपके एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। अगर आपका हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है तो आपके एम्प्लॉयज बहुत जल्दी मोटिवेट होंगे, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सही नहीं है तो आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जॉब इनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट से भी आप मोटिवेट कर सकते हो। जॉब एनरिचमेंट में आप उनको वैरायटी ऑफ वर्क देते हो, वैरायटी ऑफ स्किल सिखाते हो, ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके और जॉब को लेकर वो और ज्यादा अपने आप को डेवलप कर पाए। अगला है ईआरपी, ये आपका केस स्टडी में मैं हाईलाइट करूंगा, यहाँ पे आपको कौन सा करना है। ईआरपी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। आप क्या करते हो, कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उनको रिकॉग्नाइज करते हो, ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट्स देके, तो उनको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, आप एम्प्लॉयज को भी किसमें इन्वॉल्व कर लें, डिसीजन मेकिंग में। तो जब आप एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। और उसके बाद फाइनली आप उनकी जॉब सिक्योरिटी ऑफर कर दें उनको, उनको ये रहे कि हमारी जॉब इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है, हमारी अर्निंग इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी बोलेंगे। तो आप चाहें तो इनके 1-1 मार्क्स, 1-1 पॉइंटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं आपको एक बार से सुनने से नहीं, आपको याद नहीं होंगे, क्लियर हो जाएगा पर याद नहीं होंगे। तो याद करने के लिए एक बार आपको 2-3 बार जरूर इससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई विजार्ड नहीं है किसी के पास जो बिल्कुल आपको एक बार में ये सारी चीजें रटवा दे, याद करा दे। आपको खुद थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इन चीजों को याद करने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपने खुद के एक एक पॉइंटर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना अगला कंसेप्ट है लीडरशिप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती है। देखिए, लीडरशिप का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड strive them to achieve organizational goals। आप अपने यहाँ जो पीपल है, आपके लोग हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, उनको आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हो और उनको किस तरीके से आप चेंज कर पाते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में फोकस करें। तो इस प्रोसेस को, एस इन्फ्लुएंसिंग को हम लोग बोलेंगे लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको प्रभाव कर रहे हो, उन पे प्रभाव डाल रहे हो, और उनसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए उनको कन्वर्ट कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। तो यहाँ पे हम लोग लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में देखेंगे। देखिए, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आप केस स्टडी
एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 3 टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। वन इज ऑटोक्रेटिक, सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन इज लेजेस फेयर। इसको फ्री रेन भी बोलते हैं, लेजेस फेयर। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक है, इसको आप हिटलर बॉस बोल सकते हैं। ये जो लीडर है, ये ऑटोक्रेटिक लीडर किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ ऑर्डर्स को इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये जो टाइप का लीडर होगा वो किसी की नहीं सुनेगा, अपने अपने ऑर्डर्स को दूसरों पे इंपोज करेगा, बड़ा डॉगमेटिक लीडर होता है। हिटलर बॉस इसको आप बोलते हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ लीडर जो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिल्कुल ना सुने, जो अपने सबऑर्डिनेट्स के नहीं सुनता, अपनी अपनी बातें सिर्फ मनवाता है उनसे, जो वो चाहता है वही ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, सच काइंड ऑफ लीडर इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडर। और ये जो लीडर है वो ऐसी जगह सुटेबल होता है जहां पे आपके वर्कर्स अनस्किल्ड हो। तो अनस्किल्ड वर्कर है तो वहां पे आप कौन सी लीडरशिप स्टाइल लगाएंगे? ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे आप जो आपके वर्कर्स होंगे उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपने जो बोल दिया उसी हिसाब से काम होना चाहिए। यू डू नॉट वेलकम द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉय, सच काइंड ऑफ लीडर इज नोन एज ऑटोक्रेटिक। उसके बाद जो लीडर है दैट इज डेमोक्रेटिक। यहाँ पे जो लीडर होगा वो बीच में होगा और जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो साइड साइड में, और प्रॉपर एक दूसरे से सजेशंस वगैरह लेंगे। लीडर सबसे सजेशंस लेगा और सबकी बातों को वो सुनेगा और उस हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पे लीडर क्या होता है, पहले वाले की तरह अपनी अपनी नहीं चलाता, वो अपने सब ऑर्डिनेट से भी सुनता है, समझता है उनकी क्या राय है, उनकी क्या सजेशंस है, उनको वेलकम करते हुए वो कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है वो करता है। तो ऐसे लीडर को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक लीडर। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक लीडर वहां पे सुटेबल है जहां पे थोड़े सेमी स्किल्ड वर्कर हो। ठीक है, जहां सेमी स्किल्ड वर्कर हो, थोड़े से पढ़े लिखे वर्कर हो, वहां आप डेमोक्रेटिक लीडर्स लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके जो फॉलोवर्स हैं वो सेमी स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो भी डिसीजन लेने में रैशनल होंगे। थर्ड है लेजेस फेयर। देखिए, लीडर यहाँ पे बाहर होता है और सब ऑर्डिनेट आपस में ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो लीडर इज आउट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। यहाँ लीडर बोलता है भैया मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा, मैं अपना बाहर बैठता हूँ, आप लोग डिसीजन मेकिंग करते रहिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, सही डिसीजन लेंगे। लीडर अपने आप को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लीडर आ सकता है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग से बाहर ही रहता है। तो ऐसी लीडरशिप स्टाइल को हम लोग बोलेंगे लेजीज फेयर, जहां पे लीडर इंटरप्शन नहीं करता, लीडर अपने आप को बाहर रखता है। तो ये कहाँ पे सुटेबल है? जहां पे हाई स्किल्ड वर्कर हो। तो जहां पे हाई स्किल्ड वर्कर हो वहां पे आपको कौन सी स्टाइल लगानी चाहिए? जो लेजीज फेयर स्टाइल है वो लगानी चाहिए। तो हमें समझ में आ गया, ऑटोक्रेटिक है, डॉगमेटिक लीडर, वन वे कम्युनिकेशन यहाँ सिर्फ होता है, लीडर ऑर्डर ऑर्डर देता है, किसी की नहीं सुनता। डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऐसी है जिसमें लीडर सबकी सुनता है और डिसीजन मेकिंग करता है, सबके प्रॉब्लम्स सजेशंस वगैरह को कंसिडर करता है। और थर्ड जो है लेजीज फेयर या फ्री रेन, इसमें लीडर बाहर रहता है, सबऑर्डिनेट अपने आप डिसीजन लेते हैं, और ये जहाँ पे स्किल्ड वर्कर होते हैं वहां पे ये लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है। तो ये आपके 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल हो गई।